हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और लास्ट जो वीडियो थी जिसमें आपने आस्तिक और अरुणिमा की जो सालगिरह थी उसकी पार्टी की शुरुआत देखी थी। आपने आस्तिक को जाना, आपने अरुणिमा को जाना और उनके जो फैमिली है उसके बारे में बताया था। और आज की जो वीडियो है, जो आज की आगे की स्टोरी है, उस पर आप जो आस्तिक के पिता हैं उसका एक शॉकिंग अनाउंसमेंट सुनेंगे, जिसे सुनकर आस्तिक पूरी तरह से मतलब बहुत गुस्सा होगा, वो पूरी तरह से हिल जाएगा। उसने उम्मीद नहीं की थी उसके पापा ऐसा कुछ बोल जाएंगे। और इसका आस्तिक और अरुणिमा की लाइफ पर क्या असर पड़ेगा ये भी आपको आगे कहानी में जानने को मिलेगा। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में और सुनते हैं अब अगले एपिसोड। हाउ डू यू टच माई वाइफ? आस्तिक गुस्से में चेतन की तरफ देखते हुए कहता है। उसकी गुस्से से भरी आवाज सुनकर चेतन एक पल के लिए घबरा गया था, लेकिन अरुणिमा की आंखें एकदम बड़ी हो गई थी। जब उसने आस्तिक को उसे अपनी वाइफ कहते हुए सुना तो वो चौंक गई। आज तक आस्तिक ने उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की थी और न ही उसे कभी अपनी बीवी के तौर पर माना था। आस्तिक की बात सुनकर चेतन के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई। उसने ताना देते हुए कहा, कम ऑन भाई, मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम और अरुणिमा एक दूसरे के साथ जबरदस्ती के रिश्ते में बंधे हो। लोगों के सामने तुम दोनों अच्छे पति पत्नी का दिखावा कर सकते हो, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे तुम दोनों ऐसे रहते हो जैसे एक दूसरे को जानते भी नहीं हो। वैसे मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुमने आज तक अरुणिमा को छुआ भी नहीं होगा। जब तुम्हारी शादी ऐसी हालत में है तो तुम यहाँ उसकी हिफाजत करने का नाटक क्यों कर रहे हो? चेतन की बात सुनकर अरुणिमा की आंखें और बड़ी हो गईं। वो घबराते हुए आस्तिक और चेतन को देखने लगी। अगर चेतन को उनके रिश्ते के बारे में पता है तो इसका मतलब कहीं पूरे परिवार को तो नहीं पता चल गया। अगर ऐसा हुआ भी तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि चेतन को अगर पता चल सकता है तो किसी को भी पता चल सकता है। अरुणिमा ने आस्तिक की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे चेतन की बातों की उससे कोई परवाह ही नहीं थी। आस्तिक ने एक मजाकिया मुस्कान के साथ चेतन की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, तो तुम मेरी शादी पर शर्त लगा रहे हो? ठीक है, अगर बात ऐसी है तो मैं भी तुम्हारे साथ एक शर्त लगाता हूँ। अगर तुम्हें मेरी बीवी के साथ अकेले में कुछ करने का मौका भी मिल जाए तो तुम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते, ये बात सिर्फ हम दोनों जानते हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं ये बात सबके सामने ला दूं? और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी? आस्तिक की बात सुनकर चेतन का चेहरा गुस्से में सख्त हो गया। लेकिन आस्तिक ने उसकी कॉलर ठीक करते हुए कहा, मेरे और मेरी बीवी के बीच क्या रिश्ता है? ये हमारा पर्सनल मैटर है। तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का रिश्ता क्या कहलाता है? शुक्र करो वो लड़की आज तक तुम्हारे साथ है, और वो भी सिर्फ तुम्हारे पैसों की वजह से। वरना उसे जो चीज़ तुमसे मिलनी चाहिए थी वो लेने के लिए मेरे पास नहीं आती। चेतन की मुट्ठियां गुस्से में कस गईं और वो कुछ कहने के लिए अपना हाथ उठाने ही वाला था कि आस्तिक ने उसकी उंगली पकड़कर स्टाइल से नीचे कर दी। उसने कहा, पर डोंट वरी, मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरफ देखा भी नहीं। वो क्या है ना, आस्तिक रायचंद के पास आने के लिए भी लोगों की औकात मैटर करती है। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड की इतनी हैसियत नहीं कि वो मेरे डस्टबिन के पास भी खड़ी हो सके, तो मेरे बिस्तर तक आना तो बहुत दूर की बात है। आस्तिक के चेहरे की डेविल स्माइल और गहरी हो गई। वो धीरे से चेतन के कान के पास जाकर फुसफुसाते हुए खतरनाक आवाज में बोला, वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक बार। वो क्या है ना, मेरे घर का डस्टबिन भी हर रोज बदलता है, तो गंदगी को बार बार इस्तेमाल करना मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। और मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ होते हुए भी क्यों दूसरों के पास अपनी सेटिस्फैक्शन ढूंढने जाती है। आस्तिक के हर शब्द से चेतन का सब्र जवाब दे रहा था। उसने गुस्से में आस्तिक को देखते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो। आस्तिक ने ठंडे लहजे में कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं ये बकवास दुनिया के सामने न कहूँ तो आज के बाद मेरी बीवी के आसपास भी मत दिखना। इतना कहकर आस्तिक ने अरुणिमा का हाथ कसकर पकड़ा और उसे खींचते हुए पार्टी हॉल के एक कोने में ले गया, जहां थोड़ी अंधेरी जगह थी और लोगों की नज़र वहां पहुंच पाना मुश्किल था। आस्तिक ने अरुणिमा की कलाई इतनी जोर से पकड़ ली थी कि उसकी कलाई में दर्द होने लगा। उसने दर्द में आस्तिक से रुकने के लिए कहा, लेकिन आस्तिक को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। वो अरुणिमा को खींचता हुआ गैलरी के कोने पर ले गया और दीवार से लगाकर उसकी कलाई छोड़ दी। अरुणिमा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी कलाई बुरी तरह लाल पड़ गई थी और दर्द से कराह रही थी।
आस्तिक गुस्से में उसे घूरते हुए बोला, तुम क्या कर रही थी उसके साथ? आस्तिक के गुस्से से चिल्लाने पर अरुणिमा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नजर उठाकर उसे देख सके। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आस्तिक ने फिर चिल्लाकर कहा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो अरुणिमा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शादी से पहले या बाद में तुम कितनों के साथ सोई हो। लेकिन खबरदार, जो तुमने मुझे बदनाम करने की कोशिश की, तुम्हारी बेवकूफ़ी भरी हरकतों की वजह से मैं अपनी इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगा, समझी तुम? आस्तिक की बातों ने अरुणिमा को पूरी तरह दंग कर दिया। वो हैरानी से उसे देखते हुए बोली, नहीं, आप गलत समझ रहे हो। लेकिन आस्तिक ने उसकी बात काटते हुए और चेतन को लेकर अपनी गलतफहमियों पर गुस्सा निकालते हुए कहा, सुनो अरुणिमा, मैंने कहा ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने मर्दों के साथ हो, लेकिन दुनिया की नज़रों में तुम मेरी बीवी हो और मैं अपनी फैमिली को इस रिश्ते की सच्चाई का पता नहीं चलने दूंगा। आज रात बहुत कुछ बदलने वाला है। डेड अपनी माफिया और अंडरवर्ल्ड की सारी जिम्मेदारियां छोड़ने वाले हैं और उनकी जगह मैं लूंगा। जब तक मुझे वो पोजीशन नहीं मिल जाती, मैं तुम्हें कुछ भी खराब करने नहीं दूंगा। आस्तिक ने गुस्से में अरुणिमा की बाजू पकड़ ली और उसकी आंखों में नफरत से देखते हुए कहा। उसकी हर बात से अरुणिमा इतनी तड़प उठी कि उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। आस्तिक ने जब उसके लाल पड़े चेहरे को देखा, तो धीरे से उसकी बाजू छोड़ दी। उसकी आंखों और चेहरे पर अरुणिमा के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। तभी किसी लड़के की आवाज आई, आस्तिक, तू यहाँ है क्या? जैसे ही आस्तिक ने उस तरफ देखा, अरुणिमा ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और अपने आंसू पोंछने लगी। ये आवाज उनके पुराने दोस्त विक्रम खंडेलवाल की थी। विक्रम भी उतना ही हैंडसम और आकर्षक था, लेकिन वो खुद को दुनिया के सामने शो ऑफ नहीं करता था। उसकी दुनिया उसकी माँ के इर्द गिर्द घूमती थी। विक्रम और आस्तिक बचपन के दोस्त थे, लेकिन स्कूल के बाद आस्तिक अपनी पढ़ाई के लिए विदेश चला गया, जबकि विक्रम इंडिया में रहकर अपना बिजनेस संभाल रहा था। आस्तिक जितना एगोइस्ट और सेल्फ ऑब्सेस्ड है, विक्रम उतना ही जोली नेचर का, लविंग और केयरिंग है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा उनमें और कुछ भी सामान्य नहीं है। दोनों अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रखते हैं और उनकी दोस्ती वाली लाइफ तो बिल्कुल अलग चलती है। ये दोनों कभी अपनी पर्सनल लाइफ एक दूसरे के साथ डिस्कस नहीं करते और ना ही कभी दूसरे को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने देते हैं। आस्तिक, तुम हो क्या वहां पर? विक्रम की आवाज से आस्तिक सतर्क हो जाता है। उसने अरुणिमा को छोड़ दिया और तुरंत अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदल लिए। अरुणिमा ने भी जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि उसके आंसू कोई देख ना सके। विक्रम वहां आ पहुंचा और आस्तिक को देख मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में बोला, सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। तुम लोग कंटिन्यू करो। सॉरी अगर मैंने तुम्हारा रोमांस खराब किया हो। विक्रम को गलतफहमी हो गई थी कि आस्तिक और अरुणिमा वहां रोमांस कर रहे हैं, लेकिन आस्तिक ने उसकी गलतफहमी दूर नहीं की। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब तूने कबाब में हड्डी का काम कर ही दिया है, तो सॉरी बोलकर मेरा मूड और खराब मत कर। वैसे भी पार्टी में तू लेट आया है और मेरा रोमांस खराब किया, वो अलग। विक्रम हंसते हुए बोला, क्या करूं यार, यहाँ का ट्रैफिक तो तुम जानते ही हो। जितनी शिद्दत से यहाँ पहुँचने की कोशिश की, कायनात ने उतनी ही रुकावटें डाल दी। आस्तिक ने कहा, चल चल, बहुत हो गई तेरी नौटंकी। जाकर मेरे लिए एक ड्रिंक बना, मैं 10 मिनट में आता हूँ। ओके बॉस। विक्रम ये कहता हुआ वहां से चला गया। विक्रम के जाने के बाद आस्तिक का गुस्सा फिर से बढ़ गया। उसने अरुणिमा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, मेरे रूम में जाकर खुद को ठीक करो और फिर पार्टी में वापस आओ। ये कहकर आस्तिक वहां से चला गया, लेकिन जाते हुए उसने धीरे से खुद से कहा, पता नहीं, गवार से मेरी शादी करवाती है। भले ही आस्तिक ने ये शब्द बहुत धीमे कहे थे, लेकिन अरुणिमा ने सुन लिया। उसका सब्र जवाब दे गया। उसने धीमी लेकिन दर्द भरी आवाज में कहा, मैं कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ। अरुणिमा के ये शब्द सुनकर आस्तिक के कदम रुक गए। उधर पार्टी में विक्रम बार काउंटर पर पहुंचता है और बारटेंडर से ड्रिंक बनाने के लिए कहता है, 2 ड्रिंक बनाना। विक्रम ये कहता हुआ वहां रखे ऊंचे से स्टूल पर बैठ जाता है। बारटेंडर उसकी तरफ देखकर बोला, जी सर, कौन सी बनाऊं? रॉक ऑन द स्कॉच। ये एक लड़की की आवाज थी। विक्रम चौंक कर पीछे देखता है और देखता है कि बेला उसके सामने खड़ी थी। वो अपने चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान लिए हुए विक्रम के पास आती है और उसके सामने वाले स्टूल पर स्टाइल से बैठ जाती है। अपने पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखकर वो विक्रम को प्यार से कहती है, तुम्हारी पसंद रॉक ऑन द स्कॉच है।
मुझे पता है तुम्हें यही ड्रिंक पसंद है। विक्रम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे रॉक ऑन द स्कॉच पसंद है, लेकिन आज मेरा मन ये पीने का नहीं कर रहा। इसके बाद विक्रम ने बारटेंडर की तरफ देखते हुए कहा, मेरे लिए विस्की लाओ। ओके सर, ये कहता हुआ बारटेंडर वहां से चला गया। बेला मुस्कुराते हुए विक्रम से कहती है, कम ऑन विक्रम, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। तुम भाई के दोस्त हो और भाई का दोस्त मेरा दोस्त। विक्रम के चेहरे पर एक सार्कास्टिक मुस्कान थी, लेकिन उसने उसे छुपाते हुए बेला से कहा, सही कहा तुमने, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जानने और पहचानने में फर्क होता है बेला। और जहां तक दोस्ती की बात है तो मुझे जबरदस्ती की दोस्ती पसंद नहीं है। मैं अपने दोस्त खुद बनाता हूँ और जिससे दोस्ती करता हूँ वो इंसान मेरी दोस्ती के लायक होता है। बेला के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसकी आंखें कठोर हो गईं। उसने विक्रम को घूर कर देखा, लेकिन विक्रम ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और पार्टी की तरफ बढ़ गया। जैसे ही विक्रम ने पार्टी की तरफ देखा, उसकी नज़र सीढ़ियों के पास मेहमानों के बच्चों के बीच बैठी आभा पर पड़ी। उसे देखकर विक्रम के चेहरे पर एक हंसी छूट गई। आभा कुछ बच्चों के साथ बैठी थी और उसके हाथों में खट्टा काला बर्फ का गोला था। वो बच्चों के साथ कंपटीशन कर रही थी कि कौन पहले गोला खत्म करेगा। तो अभी इस भाग में आप लोगों ने सुना कि जैसे चेतन ने अरुणिमा के साथ जब बदतमीज़ी की तो कैसे आस्तिक ने अरुणिमा का स्टैंड लिया और चेतन को जो है वो करारा जवाब दिया है। अब आगे वाले सीन में आप आभा और विक्रम की थोड़ी सी ट्यूनिंग देखेंगे, जिसमें बेला कबाब में हड्डी बनेगी। तो आने वाला एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप बने रहिए कहानी में। आभा बच्चों के साथ चुस्की गोला का कंपटीशन कर रही थी। तभी एक लड़की गोला खत्म करके चिल्लाते हुए कहती है, दीदी मैं तो जीत गई। देखो, मेरा गोला खत्म हो गया, लेकिन आपका अब भी बाकी है। आप हार गईं। ऐसा कहते हुए बच्चे हंसने लगते हैं। आभा ने गुस्से में अपनी बर्फ का टुकड़ा गिलास में फेंकते हुए कहा, नहीं, तुमने चीटिंग की है। रुको, मैं अभी एक और गोला लेकर आती हूँ। हम फिर से कंपटीशन करेंगे और इस बार मैं तुम्हें हराकर ही रहूंगी। ऐसा कहते हुए आभा ने अपने बर्फ के टुकड़े को अपने मुंह में रखा। उसके होंठ बाहर बतख की तरह निकल आए और बिल्कुल किसिम के स्टाइल में वो बर्फ को चूसते हुए पीछे पलटी। ठीक उसी समय उसके नाक के ठीक सामने विक्रम खड़ा था, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। विक्रम को अपने सामने देखकर आभा एक पल के लिए चौंक गई। उसकी आंखें टिमटिमाने लगीं। वो बार बार अपनी पलकें झपकाते हुए विक्रम को देख रही थी, लेकिन विक्रम की नज़र सिर्फ आभा के होठों पर थी। जिस तरीके से उसने अपने होंठ निकाले हुए थे, कोई देखता तो ऐसा लगता जैसे वो किसकी डिमांड कर रही हो। विक्रम के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने धीरे से आभा के कान के पास झुकते हुए कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लोगों को हो सकती है। वैसे तुम चाहो तो हम कहीं अकेले में जाकर ये कर सकते हैं। आभा के मुंह में जो बर्फ का टुकड़ा था, विक्रम की बात सुनकर वो अचानक से सटक लेती है और उसे खांसी आने लगती है। वो विक्रम को हैरानी और गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए कहती है, क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? एक तो मेरा गेम बिगाड़ दिया, ऊपर से यहाँ खड़े होकर भाषण दिए जा रहे हो। हटो मेरे रास्ते से। तभी एक बच्ची आभा के पास आकर पूछती है, दीदी ये कौन है? आभा ने मुंह बनाते हुए विक्रम की ओर देखकर बोली, कनखजूरा। क्या मैं तुम्हें कनखजूरा नजर आता हूँ? विक्रम ने सख्त एक्सप्रेशन के साथ उसे देखते हुए पूछा। आभा ने अपने दोनों हाथ सामने बांधते हुए और जबरदस्ती मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा, और नहीं तो क्या? जो कानों में खुशर फुसर करते हैं उसे कनखजूरा ही कहते हैं। विक्रम बस हैरानी से उसकी बात सुनता रह गया। आभा उसके साइड से निकलकर चली गई, पर जाने से पहले उसने अपने बालों को हवा में स्टाइल में घुमाया और अपनी नाक पर एक उंगली रगड़ी। उसकी इस अदा पर विक्रम फिदा हो गया। विक्रम उसे बच्चों के साथ जाते हुए देखता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, तुम अभी भी बिल्कुल वैसी ही हो। उम्र में भले ही बड़ी हो गई हो, लेकिन दिल अभी भी बच्चों जैसा ही है। तुम्हारी यही मासूमियत हर बार मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। तुम्हें पता नहीं आभा, मैं तुम्हें कब से पसंद करता हूँ। तुम्हारी मासूमियत, भोलापन और ये बचपना, ये सब मुझे तुम्हारी ओर खींचते हैं। लेकिन मैं खुद को रोक कर रखा हुआ हूँ, क्योंकि तुम आस्तिक की बहन हो। मैं आस्तिक के साथ अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहता, इसलिए सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ, जब मैं तुम्हारे सामने अपने दिल का हाल रख सकूं। विक्रम तो यहाँ अपने दिल में आभा के लिए फीलिंग सजाए बैठा था,
वहीं दूसरी तरफ आभा इन सब से बेखबर अपनी ही दुनिया में मस्त थी। लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे कि पार्टी के एक कोने में किसी की तीखी निगाहें विक्रम पर टिकी हुई थी। बेला इस समय बार काउंटर पर बैठी थी और उसके साथ उसकी दोस्त जूली थी। जूली ने विक्रम पर नजर डालते हुए कहा, हैंडसम है, लेकिन तेरी तरफ देखा भी नहीं, इसीलिए तो ये मुझे इतना पसंद है, बेला ने मुस्कुराते हुए कहा। क्योंकि इसकी पसंद में नहीं हूँ। तुझे पता है, बचपन से मैंने विक्रम को ऐसे ही देखा है। वो हमेशा चीजों को चुनने में समय लगाता है। भाई के बाद अगर किसी में वो बात है जो मेरे टंट्रम को बर्दाश्त कर सके, तो वो सिर्फ विक्रम खंडेलवाल है। ये बंदा जितना खुद को लोगों से दूर रखने की कोशिश करता है, उतना ही मेरी नज़र से नहीं बच सकता। एक दिन इसे मैं हासिल करके रहूंगी, बस मुझे सही वक्त का इंतजार है। आभा अभी भी बच्चों के साथ थी और उसके हाथों में आइसक्रीम के कप थे। वो कप से आइसक्रीम खाते हुए सामने चल रही पार्टी को देख रही थी। लोगों के दिखावे भरे चेहरे और दुनिया उसे नापसंद थी। वो इस दुनिया का हिस्सा न कभी बनना चाहती थी और न ही बनना चाहती थी। लेकिन उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वो कभी अपने परिवार से अलग नहीं होगी। बस उसी वादे को निभाने के लिए वो इस परिवार का हिस्सा बनी हुई थी। पर यहाँ सिर्फ उसकी भाभी से लगाव था और किसी से नहीं। दूसरी तरफ पार्टी की गैलरी में जहाँ आस्तिक और अरुणिमा थे, आस्तिक वहाँ से जाने ही वाला था कि अरुणिमा ने धीरे से कहा, मैं कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ। आस्तिक के कदम वहीं रुक गए। उसने गहरी सांस ली और गुस्से में सख्त चेहरे के साथ अरुणिमा की तरफ देखा। वो उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए बोला, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। दोबारा ये गलती मत करना। कभी भी मुझे पलटकर जवाब देने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारी जुबान तुम्हारी हलक से खींचकर निकाल दूंगा। जब तुम्हें बोलने के लिए कहा जाए तभी मुंह खोलना, वरना इसे बंद ही रखना, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, क्योंकि गुस्से में मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ और मुझे तुम्हें मारने का रत्ती भर भी अफसोस नहीं होगा। अरुणिमा डरी हुई नजरों से आस्तिक को देख रही थी। आस्तिक की निगाहें इस समय किसी बीस्ट से कम नहीं लग रही थी। उसने धीरे से अरुणिमा की गर्दन पर हाथ रखकर उसे सहलाना शुरू किया। अरुणिमा ने डरते हुए आस्तिक की कलाई को देखा, कहीं वो सच में उसका गला न दबा दे। लेकिन वो बस उसके गले को अजीब तरीके से सहलाते हुए उसे धमका रहा था। इस वक्त अरुणिमा की नज़र आस्तिक के हाथ पर बने उस टैटू पर गई। दिल के अंदर बना हुआ वो एक शब्द अरुणिमा को सोचने पर मजबूर कर रहा था। ये टैटू उसने शादी से पहले भी आस्तिक के हाथों पर देखा था। शादी की रस्मों के बीच भी उसकी नज़र इस पर पड़ी थी। क्या ये आस्तिक के नाम का अल्फाबेट था या कुछ और? अरुणिमा हर बार इसे देखकर सोचने पर मजबूर हो जाती थी। अरुणिमा का दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि आस्तिक के कठोर हाथ उसकी गर्दन पर घूम रहे थे। वो हाथ अरुणिमा को डराने में कामयाब हो रहे थे। कहीं अगले ही पल आस्तिक उसकी गर्दन मरोड़ न दे, यही सोचते हुए उसका पूरा शरीर एक अकड़न से जकड़ा हुआ था। आस्तिक अपने अंगूठे से उसकी गर्दन सहलाते हुए धीरे से बोला, समझ में आया मैंने तुमसे क्या कहा, माय डियर वाइफ। अरुणिमा डर गई। उसके सामने इस दानव को देखकर वो जल्दी से सिर हिलाती है और अपना चेहरा नीचे कर लेती है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आस्तिक को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने अरुणिमा को छोड़ दिया और अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालते हुए बोला, फ्रेश होकर पार्टी में वापस आओ। ऐसा कहते हुए आस्तिक पार्टी की तरफ चला गया। अरुणिमा दौड़ते हुए ऊपर सीढ़ियों की तरफ चली गई, क्योंकि ऊपर उसका पुराना कमरा था। हालांकि शादी के बाद वो यहाँ सिर्फ एक बार आई थी, लेकिन उसे कमरे का रास्ता याद था। वो दौड़ते हुए कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और दरवाजे से लगकर रोने लगी। अपने सीने पर हाथ रखकर रोते हुए वो जमीन पर बैठ गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी दर्द भरी सिसकियां कमरे से बाहर न निकलें। क्यों 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 आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया? अगर आप लोगों को अपनी परवरिश का बदला लेना ही था तो मेरी जान ले लेते। इस तरीके से एक शैतान के हाथों मेरी शादी करके आपने मेरी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दी है। मैं न यहाँ जी पा रही हूँ, न मर पा रही हूँ। बस इंतजार कर रही हूँ एक सही वक्त का, जब मौत मुझे अपनी आगोश में ले ले। अरुणिमा अपने दर्द को अकेले बर्दाश्त कर रही थी। वहीं पार्टी में घुसते ही आस्तिक की नज़र पुष्कर जी पर पड़ी, जो अपनी माफिया गैंग के साथ खड़े होकर कुछ बात कर रहे थे। उनका चेहरा काफी सीरियस लग रहा था। आस्तिक के चेहरे पर एक दबी हुई मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे उनके पास जाते हुए मन ही मन सोचता है, बहुत कुछ खोया है मैंने इस एक चीज को पाने के लिए, और इतने करीब आकर मैं इसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा।
मुझे वो पावर चाहिए जो मुझे इस दुनिया पर हुकूमत करने के काबिल बनाएगी, और उसके बाद सबसे पहले उस लड़की को अपनी जिंदगी से बाहर फेंकूंगा। लेकिन इन सब के लिए मुझे बस इंतजार करना होगा एक सही वक्त का। आस्तिक और अरुणिमा की सालगिरह की पार्टी अपने पिक पर थी। सब लोग इस समय पार्टी में खूब एंजॉय कर रहे थे, सिवाय इस पार्टी के मुख्य आकर्षण को छोड़कर। ना तो आस्तिक को इस पार्टी में कोई दिलचस्पी थी और ना ही अरुणिमा यहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन दोनों जबरदस्ती यहाँ थे, सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। आस्तिक की नज़र सिर्फ पुष्कर जी पर थी, जो आज रात अपनी माफिया की कुर्सी उसे सौंपने वाले थे। वो बस इंतजार कर रहा था कि कब पुष्कर जी इस बारे में अनाउंसमेंट करेंगे। दूसरी तरफ अरुणिमा आस्तिक के कमरे में थी और खुद को फ्रेश कर रही थी। उसने शीशे के सामने खुद को देखा और पाया कि वो बिल्कुल ठीक लग रही है, रायचंद खानदान की बहू की तरह। ये देखकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन अभी भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पार्टी में जाकर आस्तिक के सामने खड़ी हो सके। अरुणिमा अभी भी कमरे में ही थी और डरते हुए दरवाजे को देख रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी सांसें थम गईं। कहीं आस्तिक तो नहीं? क्या उसकी इतनी देर से गैरहाजिरी पर फिर से नाराज हो गया? यही सोचकर वो डरते हुए धीरे धीरे दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, कौन है? मैं, मिस्टर रायचंद, आपको पार्टी में बुलाया जा रहा है। बाहर से एक सर्वेंट की आवाज आई। सर्वेंट की आवाज सुनकर अरुणिमा थोड़ा और डर गई। उसने धीमे स्वर में कहा, मिस्टर रायचंद, यहाँ तो बहुत सारी मिस्टर रायचंद हैं। तुम किसकी बात कर रहे हो? नाम बताओ। सर्वेंट ने जवाब दिया, मैं आपके हस्बैंड की बात कर रहा हूँ। वो आपको पार्टी में बुला रहे हैं। वहाँ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली है। ठीक है, तुम चलो, मैं आ रही हूँ, अरुणिमा ने जवाब दिया। सर्वेंट वहाँ से चला गया। अरुणिमा ने एक बार फिर खुद को आईने में देखा, गहरी सांस ली और एक टिश्यू पेपर से अपने चेहरे को हल्के से साफ किया। फिर उसने अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो वापस पार्टी में आई। इस समय आभा नेहा जी के साथ खड़ी थी। आभा ने मुस्कुराते हुए अरुणिमा को देखा और हाथ हिलाया। अरुणिमा ने भी मुस्कुराते हुए उसे सिर हिलाकर जवाब दिया। इसके बाद नेहा जी ने अरुणिमा से कहा, जाओ, आस्तिक के पास खड़ी हो जाओ। अरुणिमा ने जब आस्तिक को स्टेज के पास खड़ा देखा तो उसका डर फिर से चेहरे पर झलकने लगा। वो धीमे धीमे कदमों से आस्तिक की तरफ बढ़ी। आस्तिक का ध्यान इस समय अरुणिमा पर नहीं था, बल्कि पुष्कर जी पर था। लेकिन तभी उसे पास में किसी फीमेल परफ्यूम की महक महसूस हुई। उसने पलटकर देखा और अपने सामने अरुणिमा को पाया। उसका चेहरा गुस्से में सख्त हो गया। उसने एक नज़र अरुणिमा को देखा और तुरंत ही चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अरुणिमा के वहां होने या ना होने से आस्तिक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे बस पुष्कर जी की अनाउंसमेंट का इंतजार था। पुष्कर जी ने कहा कि जब तक पूरा परिवार एक साथ नहीं होगा तब तक वो अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। इसलिए आस्तिक ने सर्वेंट को भेजा था ताकि अरुणिमा को वहां बुलाया जा सके। आस्तिक और अरुणिमा पुष्कर जी के साथ स्टेज के पास खड़े थे। पुष्कर जी ने नेहा जी को इशारा करके अपने पास बुलाया। नेहा जी उनके पास आई और उनके साथ आभा और बेला भी आई। ना चाहते हुए भी चेतन को भी उनके साथ आकर खड़ा होना पड़ा, क्योंकि वो भी उनके परिवार का हिस्सा था। इन सब के बाद पुष्कर जी ने विक्रम की तरफ देखा, जो सामने खड़ा मुस्कुराकर उन्हें देख रहा था। पुष्कर जी ने अपने सख्त लहजे में कहा, विक्रम, वैसे तो तुम सिर्फ आस्तिक के दोस्त हो, लेकिन हमने तुम्हें हमेशा अपना बेटा ही माना है और तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। ऐसा कहते हुए पुष्कर जी अपना हाथ विक्रम की तरफ बढ़ाते हैं। विक्रम मुस्कुराते हुए स्टेज पर आ जाता है और आस्तिक के साथ खड़ा हो जाता है। आस्तिक उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने पास खड़ा कर लेता है। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दो लोग ऐसे थे जिनके चेहरे पर झूठी मुस्कान थी। एक फैमिली फोटो लेने के बाद पुष्कर जी ने माइक अपने हाथों में लिया और सबको देखकर अनाउंसमेंट की। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारी इस छोटी सी खुशी में शामिल होने के लिए यहाँ आए। आज मेरे बड़े बेटे आस्तिक रायचंद और हमारी बहू अरुणिमा की शादी की पहली सालगिरह है। वैसे तो मैंने सोचा नहीं था कि आस्तिक अपनी शादी अरुणिमा के साथ 1 साल तक निभा भी लेगा, लेकिन जब उनकी शादी सफल रही है तो इस खुशी में हमने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है। लेकिन आज की इस पार्टी का मकसद सिर्फ आस्तिक और अरुणिमा की सालगिरह मनाना नहीं है, बल्कि एक और खास बात है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। आस्तिक को अब तक के भाषण में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि बाकी लोग पुष्कर जी की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन आस्तिक को जिस चीज़ का इंतजार था वो अब बस आने ही वाली थी।
उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल उभर आए और वो मुस्कुराते हुए पुष्कर जी की तरफ देखने लगा। पुष्कर जी ने अपना हाथ आस्तिक की तरफ बढ़ाया और कहा, मेरा बड़ा बेटा आस्तिक रायचंद, जिसने मेरी कंपनी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। इसकी सफलता के बारे में शायद मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितना अच्छा बिजनेसमैन है। लेकिन इसी के साथ मैं आस्तिक को एक और बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता हूँ, जो मेरे इलीगल कामों से जुड़ी है। आस्तिक की एक्साइटमेंट बढ़ रही थी और उसके चेहरे पर डेविल स्माइल और गहरी हो गई थी। वहीं चेतन के चेहरे पर गुस्से से भरे एक्सप्रेशन थे। लेकिन पुष्कर जी ने आस्तिक और अरुणिमा की तरफ देखकर कहा, आस्तिक, अरुणिमा, यहाँ आओ, मुझे आप दोनों के लिए कुछ जरूरी बातें अनाउंस करनी है। आस्तिक ने घूमती हुई नजरों से अरुणिमा को देखा। अरुणिमा सहम गई और अपना चेहरा झुकाते हुए जल्दी से पुष्कर जी के पास चली गई। पुष्कर जी ने उसे अपने पास खड़ा किया और आस्तिक दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया। इसके बाद पुष्कर जी ने माइक पर अनाउंसमेंट की, तारांकन तारांकन, यहाँ मौजूद बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं अंडरवर्ल्ड का लीडर हूँ और आगे चलकर माफिया और अंडरवर्ल्ड के कामों को मुझे अगली पीढ़ी को सौंपना ही होगा। मुझे पता है कि आस्तिक में वो काबिलियत है जो इसे एक अच्छा नेता बना सकती है, लेकिन कोई भी चीज़ सिर्फ काबिलियत के बलबूते पर नहीं मिलती, जैसे कि मुझे नहीं मिली थी। मैंने इस पोजीशन को पाने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत त्याग किए हैं। मैंने बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ खोया भी है। इसी तरह मेरे बेटे ने भी बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब वक्त है इसके पाने का। तो आज की पार्टी में मैं आप सबके सामने ये अनाउंसमेंट करता हूँ कि अगले 1 साल में मैं माफिया की कुर्सी से रिटायरमेंट ले लूँगा और मेरे बाद अंडरवर्ल्ड का अगला बादशाह बनेगा मेरा बेटा आस्तिक रायचंद। तारांकन तारांकन। इसी के साथ पूरे माहौल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई और सब लोग इस अनाउंसमेंट से बहुत खुश थे। अरुणिमा को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो जानती थी कि वो अंडरवर्ल्ड के खानदान से जुड़ी हुई है। हालांकि उसके पिताजी लीगल वर्क में शामिल थे, लेकिन ये परिवार तो पूरा का पूरा अंडरवर्ल्ड अपने अंदर समेटे हुए था। इसीलिए उसे इस अनाउंसमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। अगले 1 साल में पुष्कर जी रिटायरमेंट लेने की बात कर रहे थे। इसका मतलब था कि अगले 1 साल तक आस्तिक की अंडरवर्ल्ड और माफिया में रहने की ट्रेनिंग होगी। इस बात को भी साफ कर दिया गया था। जैसा कि अनाउंसमेंट की खुशी आस्तिक को हो रही थी, वो छुपाए नहीं छुप रही थी। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा था। उसे ऐसा देखकर पुष्कर जी और नेहा जी के चेहरे पर भी खुशी झलक रही थी। आभा भी मुस्कुरा रही थी और विक्रम भी अपने दोस्त के लिए खुश था। लेकिन पुष्कर जी की अनाउंसमेंट अभी बाकी थी। उन्होंने कहा, रुक जाए, एक्साइटमेंट अभी खत्म नहीं हुई है और ना ही ये पार्टी। एक और अनाउंसमेंट है जो मुझे आप सबके सामने करनी है, और वो ये है कि ये साम्राज्य किसी को यूं ही नहीं मिलता। साम्राज्य के लिए उसके मालिक के साथ साथ उसके वारिस का होना भी जरूरी है। मुझे माफिया की कुर्सी तभी मिली थी जब मेरे बाद इस गद्दी को संभालने के लिए मेरा उत्तराधिकारी इस दुनिया में आ चुका था। यानी मुझे यहाँ हुकूमत करने की इजाज़त तभी मिली थी जब आस्तिक मेरी गोद में था, क्योंकि मेरे बाद मेरा बेटा इस गद्दी का उत्तराधिकारी बनेगा। इसलिए मैं आज ये अनाउंसमेंट करता हूँ कि अगले 1 साल बाद मेरे बाद मेरी जगह मेरा बेटा आस्तिक तभी ले सकता है जब वो अंडरवर्ल्ड को उसका उत्तराधिकारी देगा। आस्तिक, अरुणिमा, तुम्हें अगले साल तक एक बच्चा करना होगा ताकि आगे चलकर वो माफिया का अगला किंग बन सके। तारांकन तारांकन। इस अनाउंसमेंट के साथ ही पूरे माहौल में तालियां इतनी जोर से गूंजने लगी कि वहां कोई और शोर सुनाई ही नहीं दे रहा था। लेकिन आस्तिक और अरुणिमा के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो दोनों हैरानी से पुष्कर जी को देख रहे थे। उन्हें अगले साल तक एक बच्चा करना होगा। वो दोनों तो एक साथ एक छत के नीचे भी नहीं रहते हैं, बच्चा तो बहुत दूर की बात है। अरुणिमा के कदम लड़खड़ा गए और वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। इस वक्त उसे किसी चीज का होश नहीं था और ना ही किसी चीज की परवाह थी। कौन उसे देख रहा है, कौन उसके बारे में क्या सोच रहा है, ये सब अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। उसके दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही थी कि पुष्कर जी ने उसे एक आदेश दिया है, अगले साल तक उसे आस्तिक के साथ एक बच्चा करना होगा। लेकिन ये उसके लिए बिल्कुल असंभव था। वो इस निर्दयी दुनिया में एक नन्ही सी जान को नहीं लाएगी, और आस्तिक जैसे आदमी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। आस्तिक बाप बनने के लायक ही नहीं है और न ही वो एक अच्छा बाप बन सकता है। ये बात अरुणिमा ने शादी के बाद ही पहचान ली थी। वो जान चुकी थी कि आस्तिक की जिंदगी में उसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर आस्तिक को एक बच्चा चाहिए भी होगा तो वो अरुणिमा से नहीं, किसी और से पैदा करेगा, क्योंकि अरुणिमा ने हमेशा आस्तिक के पास एक अजीब सी खुशबू महसूस की थी।
एक औरत होने के नाते अरुणिमा इस बात का अंदाजा लगा चुकी थी कि आस्तिक की जिंदगी में पहले से ही कोई और है। वो न तो अरुणिमा के साथ उसके घर पर रहा, न ही उसके कमरे में। उसने कभी अरुणिमा की तरफ देखा भी नहीं, उसे हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है। जब भी आस्तिक घर आता और अरुणिमा से सामना होता, तो अरुणिमा को एक अलग सी खुशबू महसूस होती थी, जो किसी दूसरी औरत की थी, जिसके साथ वह अपने दूसरे घर में रहता है। धीरे धीरे अरुणिमा पार्टी से निकलकर पीछे गार्डन एरिया में चली गई। वो अपना दर्द किसी के सामने नहीं दिखाना चाहती थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और पुष्कर जी के अनाउंसमेंट से जो उसे तकलीफ हुई थी, वो इसका सामना किसी के सामने नहीं करना चाहती थी। आस्तिक ने जब अरुणिमा को अपने पास नहीं पाया, तो उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसे बस इस बात से फर्क पड़ रहा था कि पुष्कर जी ने उसे एक फरमान सुनाया है, अगले 1 साल में उसे अरुणिमा के साथ बच्चा करना होगा। पुष्कर जी अपनी अनाउंसमेंट कर चुके थे और उस एक अनाउंसमेंट की वजह से कितने लोगों की जिंदगियों में भूचाल आ चुका था, इसका उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। जहां अरुणिमा पार्टी छोड़कर गार्डन में जा चुकी थी क्योंकि वो अपना दर्द बयां नहीं कर पा रही थी, वहीं आस्तिक को ना तो अरुणिमा से कोई फर्क पड़ रहा था और ना ही वहां खड़े लोगों से। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और वो इस वक्त बहुत खतरनाक नजर आ रहा था। उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ पुष्कर जी की तरफ थी, जो अपनी माफिया गिरोह के साथ खड़े होकर अपनी अनाउंसमेंट को पक्का कर रहे थे। आस्तिक गुस्से में पुष्कर जी की तरफ अपने कदम बढ़ाता है कि तभी किसी ने आस्तिक का हाथ पकड़ लिया। आस्तिक ने गुस्से भरी नजरों से पीछे पलटकर देखा तो जिसने उसका हाथ पकड़ा था, वो उसे खींचता हुआ वहां खड़े लोगों के बीच से बाहर ले गया। वो शख्स आस्तिक को लेकर सीधे लाइब्रेरी में पहुंचा और लाइब्रेरी के अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर दिया। आस्तिक गुस्से में स्टडी टेबल के पास गया और वहां रखा सारा सामान गुस्से में पटक कर जमीन पर फेंक दिया। टेबल पर जितना भी सामान रखा था, वो अब नीचे बिखरा पड़ा था। आस्तिक अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहा था। उसे जो भी मिल रहा था, वो सब कुछ तबाह कर रहा था। फर्नीचर, शोपीस, यहाँ तक कि लैपटॉप भी उसने इतनी बुरी तरह तोड़ दिया कि अब वो किसी काम का नहीं रहा। इस वक्त अगर पुष्कर जी उसके सामने होते, तो शायद अपने गुस्से की आग में जलते हुए आस्तिक उन पर गोली भी चला देता। आस्तिक अपना सब्र खो चुका था, लेकिन इससे पहले कि आस्तिक और ज्यादा बेकाबू हो जाता, जो शख्स उसे यहाँ लेकर आया था, उसने आस्तिक की बाजू पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचा। अगले ही पल आस्तिक के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। आस्तिक का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया था, लेकिन उसकी आंखें अब भी गुस्से से लाल थीं। उसने अपना हाथ अपने गाल पर रखा और जलती हुई निगाहों से सामने देखकर चिल्लाया, माँ। आस्तिक के सामने इस वक्त कोई और नहीं बल्कि नेहा जी खड़ी थी, जो उसे पार्टी से यहाँ लेकर आई थी। उन्होंने आस्तिक को पार्टी में ही देख लिया था कि वो गुस्से में पागल हो रहा है, इसीलिए सिचुएशन हाथ से निकलने से पहले ही वो आस्तिक को स्टडी रूम में ले आई थी। नेहा जी ने गुस्से में आस्तिक की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, अपने गुस्से पर काबू रखो। आस्तिक, तुम्हारी एक बेवकूफ़ी तुमसे सब कुछ छीन सकती है। पर आस्तिक बेकाबू होते हुए चिल्लाया, और बचा ही क्या है मेरे पास जो मुझसे छीन जाएगा? सब कुछ तो छीन लिया है पुष्कर रायचंद ने मुझसे, और क्या छीनना बाकी रह गया है? क्या हासिल किया है मैंने यहाँ तक आकर, बताइए। पुष्कर रायचंद का भरोसा हासिल किया है तुमने। नेहा जी आस्तिक की बाजू पकड़कर उसे झकझोरते हुए बोली। आस्तिक ने अपनी जलती हुई नजरों से नेहा जी को देखा, तो नेहा जी उससे भी ज्यादा गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, हाँ आस्तिक, इतने सालों से इस खेल का हिस्सा बनकर तुमने जो हासिल किया है, उसे भरोसा कहते हैं। पुष्कर रिटायर होना चाहते हैं और उसके बाद ये जगह तुम्हारी होगी, पर अपनी जगह तुम्हें देने के लिए जो चीज़ तुम्हें हासिल करनी थी, वो है पुष्कर का भरोसा। उनका भरोसा है तुम पर, इसीलिए अपने बाद तुम्हें माफिया का वारिस बना रहे हैं, और जो वो तुमसे मांग रहे हैं, वो हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए है। नहीं बढ़ाना है मुझे वंश आगे उस गवार अरुणिमा के साथ। उस लड़की को मैं अपने पास 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और आप चाहती हैं कि मैं उसके साथ सो, उसके साथ बच्चा पैदा करूं। मैं ऐसा नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। आप अच्छी तरह से जानती हैं, माँ, मैंने इन सब के लिए बहुत कुछ खोया है, और आपके ही कहने पर मैंने उस जाहिल अरुणिमा से शादी की, जबकि आप जानती थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ अमायरा से प्यार करता हूँ। अमायरा के अलावा ना तो मैं अपनी जिंदगी में किसी और को इमेजिन कर सकता हूँ और ना ही मेरी जिंदगी में किसी और के लिए कोई जगह है, और उस अरुणिमा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आपने ही कहा था ना कि जिस दिन मुझे अंडरवर्ल्ड की गद्दी मिल जाएगी, मैं अरुणिमा को छोड़ सकता हूँ, लेकिन सब कुछ गलत हो गया है।
वो अरुणिमा अभी भी मेरे गले में बंधी हुई है और मैं अपनी अमायरा के साथ होकर भी उसके साथ नहीं हो पा रहा हूँ। इन सब के बावजूद पुष्कर रायचंद चाहते हैं कि मैं उस लड़की के साथ बच्चा पैदा करूं। अगर पुष्कर चाहते हैं कि तुम्हारा और अरुणिमा का बच्चा हो तो तुम्हें ये करना होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अमायरा से प्यार करते हो या मैडोना से, लेकिन इस खानदान को बच्चा तुम्हें अरुणिमा से ही देना होगा। ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी। तुम्हारी शादी अरुणिमा से जरूर हुई है, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी को भी रखने की आज़ादी है। बस ये बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। पिछले 1 साल से तुमने इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है कि तुम्हारी और अरुणिमा की मुंहबोली शादी के बारे में दुनिया को कुछ भी पता ना चले। पर अब बात वारिस की है। दुनिया के सामने अरुणिमा ही तुम्हारी बीवी है और तुम्हें उसके साथ एक बच्चा करना होगा ताकि ये खेल जो हमने मिलकर खेला है उसमें जीत हासिल कर सकें। आस्तिक गुस्से और हैरानी से नेहा जी को देख रहा था। नेहा जी ने आस्तिक की कलाई छोड़ दी और पास रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गईं। उन्होंने अपने एक पैर को दूसरे पर रखा और अपनी हथेलियों को कुर्सी के हत्थे पर रखते हुए गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध ली। फिर बोली, तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए ये सब करना आसान था? दुनिया के सामने एक मुखौटा पहनकर रखा है मैंने, अच्छाई का मुखौटा, और इसी मुखौटे के पीछे मैंने सबका भरोसा जीता है, सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन तुम्हें इस जगह पर देख सकूं। बहुत कुछ बर्दाश्त किया है मैंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। बस तुम्हारा प्यार तुम्हें नहीं मिला और तुम उसके लिए इतना पागल हो रहे हो। जरा मेरे बारे में सोचो, मुझे तो कभी वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। माँ बाप ने पैसा देखकर पुष्कर से मेरी शादी करवा दी। शादी से पहले मुझसे पूछा भी नहीं कि मुझे ये शादी करनी है या नहीं। पुष्कर की याशी और उसकी आवारगी के बारे में मुझे शादी से पहले से पता था, लेकिन फिर भी मेरे माँ बाप ने कहा कि शादी के बाद पुष्कर बदल जाएगा। पर वो नहीं बदला। शादी के बाद भी उसकी रंगरलियां चलती रहीं, और जब मुझे पता चला कि उसकी अय्याशी का अगला शिकार मालिनी हुई है तो मुझे ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जहाँ पुष्कर अय्याशी करने में नंबर 1 था वहीं मालिनी मुझे जलती थी। ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी और मुझे हराने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। पर हद तो तब हो गई जब मालिनी प्रेग्नेंट हो गई। वो अपना बच्चा गिराना नहीं चाहती थी, लेकिन तब तक मैं तुम्हें वहां से लेकर आ चुकी थी। मैं वापस पुष्कर के पास नहीं आना चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी जिसमें भरोसा और प्यार दोनों ही ना हों। पर तभी मुझे पता चला कि मालिनी अपनी जुड़वा बच्चों को जन्म देते वक्त सीरियस हो गई है और अपनी आखिरी सांसों में मुझसे मिलना चाहती है। मुझे अच्छी तरह से पता था कि मालिनी मुझसे क्यों मिलना चाहती है, क्योंकि इस दुनिया में उसके पास मेरे अलावा कोई और नहीं था, और पुष्कर ने पहले ही उन बच्चों की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया था। मालिनी ने जाने से पहले अपने बच्चों की जिम्मेदारी मुझे दे दी। मेरा तो मन किया था उन दोनों बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ दूं, और ऐसा करने भी वाली थी। पर तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा, जिन इंसानों ने मिलकर मेरी जिंदगी को खिलवाड़ बना दिया है, मैं उन्हें सुकून से कैसे जीने दे सकती हूँ। मालिनी तो मर चुकी थी, लेकिन उसकी औलाद मेरे पास थी, और बस उसी दिन से मैंने अपना ये खेल शुरू किया, जिसमें मैंने पुष्कर से वो सब कुछ छीनने का वादा किया था जो उसने हासिल किया है, उसकी पोजीशन, पावर, कंपनी, प्रॉपर्टी और यहाँ तक कि माफिया का पावर भी। मैंने सोच लिया था कि ये सारी चीज़ें आगे चलकर मेरे बेटे को मिलेंगी। मैं तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी के इतने साल दिखावे में गुजारे हैं और तुम्हारी वजह से इसे खराब नहीं होने दूंगी, आस्तिक। मैं कभी पुष्कर के पास वापस नहीं आती, लेकिन मैं पुष्कर के पास वापस आए और दुनिया के सामने एक विक्टिम कार्ड खेला, ताकि लोग मुझे महान समझें और मुझ पर शक न करें। पुष्कर ने भी मुझे महान समझा और उसने कभी भी मुझ पर कोई सवाल नहीं उठाया। और इस महानता का पहला खेल था मालिनी के बच्चों की परवरिश। सारी दुनिया को पता था कि चेतन और बेला पुष्कर की नाजायज औलाद हैं, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें अपनी औलाद से बढ़कर परवरिश दी। इसीलिए आज लोग मेरा नाम इज्जत से लेते हैं। पर मुझे अपना बना बनाया खेल खराब होता तब नजर आया जब तुम और चेतन 17 साल के हो रहे थे। तुम दोनों उम्र की दहलीज पर कदम रख रहे थे और तुम दोनों की बॉडी में भी बदलाव आ रहे थे। तभी मुझे पता चला कि पुष्कर का झुकाव धीरे धीरे चेतन की तरफ बढ़ रहा है। चेतन पुष्कर को यह एहसास दिला रहा था कि वो आगे चलकर उनकी गद्दी संभाल सकता है। मैं उस सपोले के फन को उठने से पहले ही कुचल देना चाहती थी, इसीलिए मैंने धीरे धीरे चेतन को दवाई देनी शुरू कर दी। और जब तक चेतन इस लायक हुआ कि कुछ कर सके, वो नपुंसक हो चुका था। तुम्हें क्या लगता है चेतन की ये हालत अपने आप हुई? नहीं, बल्कि उसे ऐसा मैंने बनाया।
तुम्हें क्या लगता है बेला के चाल चलन के बारे में मुझे पता नहीं है, पर बेला से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लड़की है, आज नहीं तो कल उसे शादी करके दूसरे घर जाना है। मेरी असली प्रॉब्लम तो चेतन था, जो मेरे मकसद के बीच आ रहा था। इसीलिए मैंने पहले उसे अपने रास्ते से हटाया। और जब पुष्कर को चेतन के बारे में पता चला तो उनका सारा फोकस तुम्हारी तरफ आ गया। मेरे इतने सालों की मेहनत अब रंग लाई है। पुष्कर अब तुमसे एक वारिस की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि वो तुम्हें अपना साम्राज्य दे सके। और मुझे इस बात से ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता कि इसके लिए तुम्हें अमायरा से प्यार करने के बावजूद अरुणिमा के साथ सोना पड़े। अपने इतने सालों के खेल को मैं तुम्हारी वजह से खराब नहीं होने दूंगी आस्तिक। इसीलिए चुपचाप वही करो जो तुम्हें कहा जा रहा है। बस 1 और साल के लिए तुम्हें अरुणिमा को बर्दाश्त करना है। उसके बाद जैसा तुमने सोचा है वैसा ही करना। जानता हूँ माँ, मैं सब जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ। आप जानती हैं कि मैं अमायरा से प्यार करता हूँ, फिर भी मैंने अरुणिमा से शादी की क्योंकि आपने मुझे विश्वास दिलाया था कि 1 साल के बाद ये मुसीबत मेरे सर से हट जाएगी। और अब आप कह रही हैं कि मैं इसके साथ एक बच्चा करूं। मैं उस लड़की की शक्ल देखना पसंद नहीं करता, उसके साथ सोना तो दूर की बात है। आस्तिक झुंझलाते हुए गुस्से में अपनी माँ को देखता है तो नेहा जी अपनी जगह से खड़े होकर कहती हैं, अगर शक्ल नहीं देखनी है तो आंखों पर कपड़ा बांध लेना, लेकिन अगले 1 साल तक तुम्हें अरुणिमा को अपने साथ रखना होगा और उसके साथ इस खानदान को एक वारिस देना होगा। एक बार बच्चा हो जाए और तुम्हें अंडरवर्ल्ड का किंग बना दिया जाए, उसके बाद तुम चाहो तो अरुणिमा को छोड़ सकते हो। आस्तिक हैरानी से नेहा जी को देखता है तो नेहा जी कहती हैं, बच्चे की फिक्र मत करो, इतना बड़ा खानदान है, घर के किसी कोने में पड़ा पाल जाएगा। और अच्छा है तो अरुणिमा उसे अपने साथ भी लेकर जा सकती है। तुम्हें ना तो उस लड़की से कोई मतलब है और बच्चा तो तुम वैसे भी नहीं चाहते हो। आस्तिक गुस्से में एक दीवार के पास चला जाता है और गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारते हुए कहता है, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। नेहा जी वहां से चली जाती हैं। आस्तिक कमरे में अकेला रह जाता है। वो कस के अपनी आंखें बंद करता है और गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारते हुए बड़बड़ाता है, मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करना होगा। आई एम सॉरी अमायरा स्वीट हार्ट, शायद तुम्हें अपना बनाने के लिए मुझे और थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं जानता हूँ जब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुमसे किया हुआ वादा तोड़ा है तो तुम्हें दुख होगा, लेकिन माँ सही कह रही हैं। उन्होंने इतने साल तक इस खेल को जारी रखा ताकि मैं वहां तक पहुंच सकूं। मैं अपनी माँ के बलिदान को बेकार नहीं जाने दूंगा। जब तक पुष्कर रायचंद को वारिस नहीं मिलेगा तब तक वो मुझे अंडरवर्ल्ड का किंग नहीं बनाएंगे। इसलिए मुझे न चाहते हुए भी ये करना होगा। मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए इस जहरीले रास्ते से गुजरना ही होगा। आस्तिक ने स्टडी रूम के कोना पर लगे बार काउंटर से एक बोतल निकाली और उसे लेकर कुर्सी पर बैठ गया। उसने बोतल का ढक्कन खोला और उसे पीते हुए अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। वो पल याद करने लगा जब वो और अमायरा साथ थे और कैसे उसकी जिंदगी से अमायरा को निकालकर अरुणिमा को शामिल किया गया था। आस्तिक लाइब्रेरी में सोफे पर बैठा हुआ था और उसके हाथों में वाइन की बोतल थी। वो बोतल को सीधे अपने मुंह से लगाते हुए वाइन खत्म कर रहा था। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल हो चुकी थीं। उसका पूरा चेहरा इतना सख्त था कि इस वक्त अगर कोई भी उसके सामने होता तो शायद वो उसे जान से मार देता। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि वो अपने गुस्से की आग में किस हद तक पागल हो गया है। अगर अरुणिमा यहाँ होती तो बेचारी की खैर नहीं थी, और पुष्कर जी की तो उसे परवाह ही नहीं थी कि वो शख्स जिसके बारे में वो सोच रहा है उसके अपने पिता हैं। आस्तिक की बोतल लगभग आधी खाली हो चुकी थी और वो गुस्से में बस अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा था। किस तरह से पुष्कर रायचंद उसकी लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। पर इस सब की शुरुआत आज नहीं हुई थी, बल्कि 7 साल पहले हुई थी, जब आस्तिक इंडिया से अमेरिका पढ़ने गया था। जब पुष्कर जी को ये पता चला कि चेतन एक इम्पोर्टेंट यानी नपुंसक है और वो आगे चलकर ना तो रायचंद खानदान को वारिस दे सकता है और ना ही किसी लड़की के साथ कोई रिश्ता बना सकता है, तब माफिया की कुर्सी देना उसे बेवकूफ़ी लगती। इसलिए पुष्कर जी का सारा ध्यान आस्तिक पर चला गया। स्कूलिंग पूरी करने के बाद पुष्कर जी ने आस्तिक को अमेरिका के माफिया अंडरवर्ल्ड के स्कूल में भेज दिया, जहां माफिया की ट्रेनिंग दी जाती थी। वहां उन्हें मुश्किलों से लड़ना सिखाया गया और वो ट्रेनिंग बेहद कठिन थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान और माफिया की ट्रेनिंग लेते हुए आस्तिक की मुलाकात अमायरा मलिक से हुई। अमायरा इंडियन थी और अमेरिका में पढ़ने आई थी, लेकिन जब उसकी मुलाकात आस्तिक से हुई
तो दोनों ने अपनी असल पढ़ाई को छोड़कर किसी और पाठ को पढ़ना शुरू कर दिया। जवानी में किसी की तरफ आकर्षित होना बहुत आम बात है, और शायद आस्तिक और अमायरा भी इसी आकर्षण का शिकार हो गए। दोनों एक दूसरे को फिजिकली संतुष्ट करते थे। आस्तिक को अमायरा के साथ खुद को पूरा महसूस होता था, इसीलिए वो धीरे धीरे अमायरा की तरफ और ज्यादा खींचने लगा, इस हद तक कि जब उनकी पढ़ाई खत्म होने वाली थी तो दोनों को एक दूसरे के साथ की परवाह होने लगी। 4 साल के रिलेशनशिप के दौरान आस्तिक ने माफिया की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से की। वहां ट्रेनिंग लेने वाले बाकी माफिया मेंबर्स के बीच आस्तिक का सबसे अच्छा रैंक था। पढ़ाई में भी आस्तिक हमेशा नंबर 1 था। इसके अलावा उसने अमायरा के साथ अपने रिलेशन को भी बहुत अच्छे से बनाए रखा। आस्तिक अमायरा से अलग नहीं होना चाहता था, इसलिए वो उसे इंडिया लेकर आ गया। वो उसे अपने परिवार से मिलवाना चाहता था और उनसे शादी की बात करने वाला था। पर जिस दिन आस्तिक अमायरा को परिवार से मिलवाने वाला था, पुष्कर रायचंद ने अमायरा और आस्तिक के रिश्ते को सिरे से नकार दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि अमायरा जैसी लड़की उनके घर की बहू नहीं बन सकती। आस्तिक ने बगावत कर दी। अगर नेहा जी का सहारा नहीं होता तो शायद आस्तिक की बगावत वहीं खत्म हो गई होती। लेकिन अमायरा के लिए जो जुनून आस्तिक के अंदर था, उसने आस्तिक और पुष्कर जी के बीच एक दीवार खड़ी कर दी। पुष्कर जी ने साफ कह दिया कि अगर आस्तिक की शादी होगी तो किसी ऐसी लड़की से होगी जिसका माफिया का परिवार हो, क्योंकि आगे चलकर वो लड़की माफिया लेडी बॉस बनेगी। कोई ऐसी लड़की जो माफिया से संबंधित नहीं है इस पोजीशन को संभाल नहीं पाएगी। उन्होंने आस्तिक को सख्त लहजे में कहा, अगर तुम्हें अमायरा के साथ जाना है तो जाओ, पर तुम्हें न प्रॉपर्टी मिलेगी, न माफिया की कुर्सी और न ही ये साम्राज्य। ये सब मैं चेतन को दे दूंगा और माफिया की गद्दी छोड़ दूंगा। उसके बाद इस पोजीशन को कौन अपनाएगा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। आस्तिक ऐसा नहीं होने देना चाहता था। उसे सब कुछ चाहिए था, ये साम्राज्य, दौलत, शोहरत, ये पोजीशन और साथ ही अंडरवर्ल्ड में अपनी जगह। वो सब कुछ इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन इन सब के बावजूद वो अमायरा को भी नहीं छोड़ना चाहता था। अपनी माँ के कहने पर आस्तिक ने उस दिन खुद को सबसे इतना दूर कर लिया था कि उसका बस एक ही मकसद बनकर रह गया था, माफिया में अपनी जगह बनाना। इसके लिए उसने अमायरा से अपने रिश्ते खत्म कर दिए। अमायरा उसके रास्ते से दूर हो गई और आस्तिक ने 1 साल के लिए अपना फैमिली बिजनेस संभाल लिया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आना था, जब पुष्कर जी ने आस्तिक और अरुणिमा की शादी तय कर दी। आस्तिक ये शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि इन 1 सालों में भी वो अमायरा को भुला नहीं पाया था। लेकिन पुष्कर जी का फैसला अभी भी वही था, आस्तिक को शादी करनी ही होगी, और अगर उसकी शादी होगी तो अरुणिमा से, क्योंकि अरुणिमा का परिवार पहले से ही माफिया से जुड़ा हुआ है। आस्तिक गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने अपना घर अलग कर लिया। इससे ज्यादा वो खुद को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि अचानक एक पार्टी में उसकी मुलाकात अमायरा से हो जाती है। वो ये देखकर हैरान रह गया कि अमायरा की शादी हो चुकी है और उसका पति उम्र में बहुत बड़ा है, इतना कि वो उसका बाप लगता है। अमायरा और आस्तिक के दबे हुए जज्बात फिर से जाग उठे और उन्होंने एक बार फिर एक दूसरे को मोहब्बत में कैद कर लिया। अमायरा के पति अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहते थे और इसी बीच आस्तिक और अमायरा एक प्राइवेट अपार्टमेंट में साथ रहने लगे। आस्तिक की शादी का दिन नजदीक आ रहा था। उसने सोचा कि क्यों न अरुणिमा की तरफ से इस रिश्ते को इनकार करवा दिया जाए। जब उसने अरुणिमा के बारे में पता किया तो जो सच उसके सामने आया, उसे सुनकर वो चौंक गया। उसने ये सारी बातें नेहा जी को बताईं। नेहा जी के दिमाग में तब एक और शैतानी प्लान आया। उन्होंने आस्तिक को अपने अगले प्लान में शामिल किया। उन्होंने आस्तिक को समझाया कि 1 साल के लिए अरुणिमा से शादी कर लो और फिर उसे तलाक दे दो, क्योंकि अरुणिमा पहले से ही किसी देव नाम के लड़के से प्यार करती है। अपने परिवार के दबाव में आकर उसने देव को छोड़ दिया। वो आस्तिक से शादी सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि पुष्कर जी ने अरुणिमा के पिता की डूबती कंपनी को बचाया था। अरुणिमा अपने पिता के एहसान का बदला चुका रही है। नेहा जी ने आस्तिक से कहा, 1 साल के लिए अरुणिमा से शादी करो और उसके बाद उसे तलाक दे दो, क्योंकि 1 साल बाद पुष्कर रिटायर हो जाएंगे और माफिया की गद्दी तुम्हें मिल जाएगी। इसी शर्त पर आस्तिक ने अरुणिमा से शादी की, लेकिन शादी से पहले उसने अमायरा से वादा किया था कि वो हमेशा उसी का रहेगा। शादी से ठीक 1 हफ्ते पहले उसने अपनी कलाई पर अमायरा के नाम का पहला अक्षर लिखवाया था। ये एक वादा था कि वो हमेशा उससे प्यार करेगा और एक दिन दोनों साथ होंगे। शादी के तुरंत बाद आस्तिक ने अरुणिमा को साफ बता दिया था कि उसकी जिंदगी में अरुणिमा के लिए कोई जगह नहीं है।
पिछले 1 साल से वो अरुणिमा के साथ अजनबियों की तरह बर्ताव कर रहा था। वो हर बार अरुणिमा को जलील करता, उसे नीचा दिखाता और ये एहसास दिलाता कि वो उसकी जिंदगी में सिर्फ एक बोझ है। उनके रिश्ते के बारे में परिवार वालों को कुछ नहीं पता था। हाँ, नेहा जी को सब कुछ मालूम था। आखिरकार इन सब की करता धरता वही थी। आज तक ये सब इसीलिए करता था कि जब अरुणिमा को छोड़ने की बारी आए तो अरुणिमा कोई सीन क्रिएट न करे। आस्तिक ने अरुणिमा को अपने दूसरे बंगले में अकेला छोड़ दिया था और खुद अमायरा के साथ अपने प्राइवेट अपार्टमेंट में रहता था। जब अमायरा का पति काम के सिलसिले में बाहर होता तो वो आस्तिक के पास आ जाती। दोनों वहां ऐसे रहते जैसे शादीशुदा इंसान हो। आस्तिक और अमायरा के इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आस्तिक को कोई दुख नहीं था, बल्कि वो तो पूरे हक के साथ अमायरा के साथ रहता था। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि अगर किसी को उनके बारे में पता चल गया तो क्या होगा। आज आस्तिक और अरुणिमा की शादी की पहली सालगिरह थी, लेकिन आस्तिक अमायरा के साथ अपने बेडरूम में था। उसने अमायरा को अपनी बाहों में भर रखा था। वो दोनों बिना कपड़ों के एक चादर के नीचे सो रहे थे, जैसे उन्हें दुनिया की कोई खबर ही नहीं है। तभी आस्तिक का फोन बजा। आस्तिक ने अमायरा को एक हाथ से थामते हुए अपने फोन की स्क्रीन देखी तो ये पुष्कर रायचंद की कॉल थी। उसने गुस्से में दांत पीस लिए और अमायरा को अपनी बाहों में कसते हुए फोन कान से लगाकर कहा, जी डैड, आज तुम्हारी और अरुणिमा की शादी की पहली सालगिरह है और घर में एक पार्टी है। तुम कहाँ हो? पुष्कर के सवाल ने आस्तिक का सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। उसने गुस्से में कहा, डैड, इतनी सुबह मैं कहाँ होऊंगा? जाहिर सी बात है, अपने कमरे में हूँ। प्लीज आप ये मत पूछना कि मैं किसके साथ हूँ। ऑब्वियसली मैं उसके साथ हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। सामने से पुष्कर जी ने कहा, मैं ऐसा कुछ पूछ भी नहीं रहा हूँ। मैं बस तुम्हें ये बता रहा हूँ कि आज शाम की पार्टी में टाइम पर पहुँच जाना, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट लोग आने वाले हैं और मुझे उनके सामने एक ज़रूरी बात करनी है। आस्तिक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से अमायरा के कंधे को छूते हुए कहा, डोंट वरी डैड, मैं आज रात टाइम पर पार्टी में पहुंच जाऊंगा। आखिर मुझे भी तो इस पल का काफी समय से इंतजार था। इसके बाद आस्तिक ने फोन काट दिया और अमायरा को देखने लगा, जो उसके सीने पर अपना चेहरा रगड़ते हुए गहरी नींद में थी। उसे देखकर आस्तिक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने धीरे से अमायरा के माथे पर एक चुम्मा लिया और उसे बेड पर ठीक से सुला दिया। आस्तिक उठकर बैठ गया और इन सब बातों के बारे में सोचने लगा। तभी उसने अपनी पीठ पर अमायरा का हाथ महसूस किया। वो पलट कर देखता है तो अमायरा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उसने पूछा, क्या बात है बेबी, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? किसका फोन था? अमायरा की मुस्कान देखकर आस्तिक की सारी टेंशन खत्म हो गई। उसने धीरे से अमायरा की कमर पर हाथ डाला और उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। वो दोनों अभी भी बिना कपड़ों के थे और उन्हें इस बात की कोई शर्म नहीं थी, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब वो इस तरह एक दूसरे के साथ थे। आस्तिक ने अमायरा की कमर पर हाथ रखते हुए कहा, डैड का फोन था। आज मेरी और उस गवार लड़की के साथ शादी की पहली सालगिरह है और उन्होंने पार्टी रखी है। बस इसी वजह से फोन कर रहे थे ताकि मैं पार्टी में जा सकूं। अमायरा के चेहरे की मुस्कान ये सुनकर हल्की फीकी पड़ गई। वो बस आस्तिक को देखने लगी। आस्तिक ने उसकी फीकी मुस्कान देखकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके गालों पर हाथ रखते हुए उसके होठों को सहलाते हुए कहा, डोंट वरी बेबी, बस थोड़ा सा और इंतजार करो। एक बार डैड रिटायर हो जाएं और उनकी जगह मुझे मिल जाए, उसके बाद हर फैसला मेरा होगा। तुम्हें पता है ना, मेरे डैड कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटते। जो उन्हें चाहिए वो उसे हासिल करके ही रहते हैं। उन्होंने हमें अलग कर दिया और मेरी शादी उस लड़की से करवा दी जिसे मैं एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी में, मेरी दुनिया में अगर कोई है तो वो सिर्फ तुम हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना स्वीट हार्ट? अमायरा के चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई। उसने सहमति में सिर हिलाया और आस्तिक के होठों पर अपने होंठ रख दिए। अमायरा के ऐसा करते ही आस्तिक के अरमान फिर से जाग उठे। उसने धीरे से अमायरा के दोनों पैरों को अपनी कमर पर लपेटा और उसे गोद में उठाकर इसी तरह किस करता हुआ बाथरूम की तरफ ले गया। अमायरा की शादी एक बूढ़े अमीर आदमी से हुई थी और वो अपने पति के साथ अपनी फिजिकल ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रही थी, लेकिन आस्तिक उसकी हर ज़रूरत पूरी करता था, चाहे वो उसकी ज़िंदगी से जुड़ी हो या बेड पर। आस्तिक हमेशा अमायरा के लिए हाजिर रहता था। इसी वजह से अमायरा और आस्तिक ने ये प्लान कर लिया था कि जिस दिन आस्तिक और अरुणिमा अलग हो जाएंगे, अमायरा को अपने पति को भी छोड़ना होगा।
अमायरा ने तय किया था कि वो अपने पति का एक धोखे से एक्सीडेंट करवाएगी, जिससे ये सब एक हादसा लगे। इसके बाद कुछ दिनों में वो आस्तिक से शादी कर लेगी। उसके पति की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो अमायरा की होगी और आस्तिक तो पहले से ही उसका है। आस्तिक ने भी अमायरा के साथ अपने रिश्ते को अपने परिवार से छुपाकर रखा था, खासकर पुष्कर रायचंद से। वो नहीं चाहता था कि पुष्कर को अमायरा के बारे में पता चले और वो एक बार फिर से आस्तिक और अमायरा को अलग कर दे। इसलिए आस्तिक ने अपनी हर चाल बहुत सोच समझकर चली थी। बाथरूम में एक रोमांटिक शॉवर लेने के बाद आस्तिक टॉवल में ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ा था और अमायरा क्लोजेट में अपने कपड़े बदलने के लिए गई हुई थी। आस्तिक फोन उठाकर जूली को कॉल करता है। वो उसे ये इन्फॉर्म करता है कि आज रात वो अरुणिमा के साथ पार्टी में जाएगा, इसलिए अरुणिमा को पहले से रेडी होने के लिए कह दे। साथ ही वो अरुणिमा के लिए ड्रेस और ज्वेलरी भिजवा रहा था ताकि वो रायचंद खानदान की बहू जैसी लगे और आस्तिक के साथ खड़े होने लायक दिखे। फोन रखने के बाद आस्तिक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो एक पल के लिए भी अरुणिमा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तभी अमायरा उसके पीछे आकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहती है, क्या हुआ? फिर से तुम्हारा मूड ऑफ हो गया? अगर ऐसा है तो ठीक है, चलो मॉर्निंग में तुम्हारे साथ कुछ नॉटी नॉटी हरकतें करती हूँ ताकि तुम अपनी बीवी के पास जाकर मुझे भूल न सको। अमायरा की बात सुनकर आस्तिक उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने सामने खींचता है और अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, दुनिया की कोई भी चीज़ तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती और वो बदसूरत लड़की तो बिल्कुल भी नहीं। अमायरा एक सैडिक्टिव मुस्कान के साथ आस्तिक के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहती है, अगर ऐसा है तो चलो, मैं तुम्हारा मूड सही कर देती हूँ, इससे पहले कि तुम अपनी बोरिंग बीवी के पास वापस जाओ। 2 घंटे बाद आस्तिक और अमायरा ने एक बार फिर खुद को बेड पर सेटिस्फाई किया। इसके बाद अमायरा तैयार होने लगी। आस्तिक जब क्लोजेट से सूट पहनकर बाहर आया तो उसने अमायरा को तैयार होते देखा। वो हैरानी से पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? अमायरा अपनी ड्रेस की जिप लगाते हुए कहती है, मेरा हस्बैंड वापस आ गया है, उसने मुझे अभी अभी मैसेज किया है, मुझे घर जाना होगा। तो इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म होता है। एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें और मेरे आने वाले एपिसोड को आप मिस मत करें, बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ये जहाँ पर भी इस कहानी को पोस्ट किया गया है बहुत इसने नाम कमाया है। इस कहानी के बारे में बहुत तारीफ़ें हुई हैं और सबसे ज़्यादा सुनने जाने वाली कहानी यही है। तो मैं चाहती हूँ कि इस कहानी को मैं पूरा करूँ, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो लाइक दबाएँ और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।